हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के इस प्रैक्टिस सेट में। तो जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, सभी लोग सेशन से जल्दी जुड़िएगा। आज का हम लोग इस सेशन के माध्यम से जो देखने वाले हैं, यह 18 जनवरी 2019 को जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसी का पेपर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। तो इसी पेपर का हम लोग पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं विथ व्याख्या के साथ। तो आप लोग जो इस सेशन को पूरा इंड तक जरूर देखिएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं जो इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको बतला देता हूँ, इस चैनल पर जो है ऑलरेडी 2 इसका सेशन करा चुके हैं हम। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर का 2 सेशन ऑलरेडी हो चुका है, नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी लोग जरूर देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। कह रहा है खेल में संगठन फीला किस से संबंधित है। तो खेल में जो संगठन फीला है किससे संबंधित है, तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। तो फीला जो संगठन है ये कुश्ती खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कपास उत्पादन करने वाला सबसे जो है बड़ा देश कौन सा है, यानी सबसे सर्वाधिक कपास कौन सा देश उत्पादन करता है। तो आप सभी लोग बताइएगा चाइना। तो चीन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी चीन में जो है सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन किया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला वन में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे का लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाता है। तो आप लोग को बतलाना है जो येलो यानी पीला जो ध्वज होता है, पीला जो झंडा होता है, ये क्या दर्शाता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। खतरा जो है, खतरा दर्शाता है धीमा होना चाहिए, यानी जो है आगे खतरा है, यानी गति आपका धीमा होना चाहिए, यही येलो येलो कलर दर्शाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अलग अलग झंडा का जो है अलग अलग जो है यहाँ पर जो है उसका मतलब होता है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीला झंडा का जो होता है ये दुर्घटना को सुनिश्चित करता है। उसी तरह आप लोग हरा झंडा का और भी देख सकते हैं, लाल झंडा और जो है सफ़ेद झंडा है। तो सभी लोग आप लोग जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। तो वहाँ से जो है उसके बाद जो है आप लोग पूरा व्याख्या को डिटेल में पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग को बतलाना है इनमें से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जो मध्य प्रदेश में है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। बोरी वन्य जीव अभयारण्य, बोरी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो आप सभी लोग बताइएगा ये एमपी में है। तो बोरी वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। बोरी वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है। और यह जो है 518 किलोमीटर के क्षेत्रफल में पहला सबसे पुराने जो है आरक्षित वनों में से एक है। यह जो है मुख्य रूप से जो है शेर तेंदुआ और जो है चीता को संरक्षित किया जाता है इस जो है इस अभयारण्य के द्वारा। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है ज्ञातव्य है कि वर्तमान में जो है 567 वन्य जीव अभयारण्य और जो है 106 जो है राष्ट्रीय उद्यान है और जो है 55 टाइगर रिजर्व है भारत में। तो ये डाटा भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या बतलाइएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा जो है ओटम जो है थेडल हो जाएगा। ओटम थेडल जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप सभी लोग बताइएगा आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का आप लोग और याद रखिएगा तो हो गया ओटल थेड़म, और उसके बाद जो है विलासिनी हो जाएगा, विलासिनी नाट्यम हो जाएगा। उसके बाद भामाकल्पम हो जाएगा। उसके बाद लंबाड़ी हो जाएगा, डंडारिया हो जाएगा, बुट्टा बोमलू, ये सब जो है ये सब आप लोग याद रखिएगा। ये सारे जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इतना आंध्र प्रदेश से लोक नृत्य याद रख सकते हैं तो आप लोग जरूर रखिएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश से आप लोग को याद रखना है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और जो है चेरोकन जो है पाखू पीला चेराव और जो है खू आलम जो है, और उसके बाद जो है छह लामा जो है मिजोरम के लोक नृत्य है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है नीचे जो दिया गया है ये सारे जो है ये किसका है, तो मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कर है सेंधा नमक का जो है अपर्तनांक क्या होता है। तो जो सेंधा नमक है, सेंधा नमक का अपर्तनांक पूछा है तो आप सभी लोग क्या बताइएगा। तो सेंधा नमक का अपर्तनांक पूछे तो आप सभी लोग बताइएगा 1.54 होता है। तो 1.54 किसका अपर्तनांक होता है, तो आप लोग बताइएगा सेंधा नमक का अपर्तनांक होता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है आप लोग को बतलाना है, इसका लोकेशन आप लोग को बतलाना है, यानी किस राज्य में ये स्थित है मंदिर। तो आप सभी लोग बताइएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर आप लोग कहाँ बताइएगा? कर्नाटक राज्य में ये मंदिर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाराबती स्टेडियम में स्थित है। तो बाराबती स्टेडियम में क्या स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग को बतलाना है। तो बाराबती स्टेडियम जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो बाराबती स्टेडियम कहाँ है? तो आप लोग बताइएगा उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। और ये जो स्टेडियम जो है इसमें क्रिकेट भी खेला जाता है और जो है फुटबॉल भी खेला जाता है। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन करना है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या थी? आप लोग को बतलाना है एशियाई खेल जो हुआ था 2018 में, उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। टोटल जो है 69 पदक जीता गया था भारत के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका जो है आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो है हम लोग 69 पदक जीते थे। 69 पदक में जो था ये 15 गो स्वर्ण पदक था। उसके बाद जो है 24 गो रजत पदक जीते थे। और जो है उसके बाद जो है 30 गो जो है कांस्य पदक जीते थे। और ये तीनों को मिला देंगे तो जो हो जाएगा टोटल जो पदक हो जाएगा ये 69 पदक हो जाता है। यही आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो आप सभी लोग बताइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए इनमें से कौन यूटी नहीं है, यानी यूनियन टेरिटरी नहीं है। आप लोग को बतलाना है इनमें कौन स्टेट है। तो आप सभी लोग जानते हैं असम जो राज्य है, असम क्या है? तो राज्य है। असम जो है यूटी नहीं है, यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये एक जो है राज्य है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लक्षद्वीप ये जो है आप सभी लोग जानते हैं द्वीप है, तो ये क्या है? ये यूटी है, यानी लक्षद्वीप यूटी है, पुदुचेरी यूटी है, और जो है अंडमान निकोबार तो यूटी है ही। वर्तमान में आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी की संख्या जो है 8 है, और जो है स्टेट की संख्या जो है 28 है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और जो है 28 राज्य है वर्तमान में भारत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को जो है विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? तो ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह को जो है विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो बृहस्पति ग्रह को क्या कहा जाता है? तो विशालकाय ग्रह भी कहा जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिडबी सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग बताइएगा सिडबी का जो मुख्यालय ये कहाँ है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, सिडबी का मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किसका मुख्यालय है? तो आप सभी लोग बताइएगा सिडबी का मुख्यालय है। तो सिडबी का मुख्यालय में आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। सिडबी का मुख्यालय आप लोग को बतलाना है कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या बतलाइएगा? तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम जो होता है इससे कहा जाता है नियासिन। तो विटामिन बी 3 का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग विटामिन का जो है रासायनिक नाम लिखा गया है। तो विटामिन बी 3 का जो है नाम तो हम लोग देख लिए नियासिन हो जाएगा। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम याद रखिएगा राइबोफ्लेविन हो जाता है। और जो है विटामिन बी 1 का नाम याद रखिएगा थायमिन। और जो है विटामिन बी 7 का नाम याद रखिएगा बायोटीन होता है। तो ये चारों आप लोग को विटामिन का नाम जो है रासायनिक नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुवैत का जो है मुद्रा का नाम बतलाना है। तो कुवैत के करेंसी क्या है? तो आप सभी लोग बताइएगा कुवैत दिनार। तो कुवैत दिनार जो है कुवैत के करेंसी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है? तो कुवैत दिनार है। आप लोग को ये बात याद रखना है। और यहाँ पर पूछ लेता है कुवैत का जो है कैपिटल कहाँ है? तो कुवैत का राजधानी कहाँ है? तो कुवैत का राजधानी आप लोग बताइएगा कुवैत सिटी है। तो इसमें इसका राजधानी याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं बता दिया हूँ कि कुवैत देश पूछेगा तो कुवैत का राजधानी भी कुवैत सिटी है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और कुवैत दिनार इसका करेंसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद आप लोग को बतलाना है ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद जो है ये वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। तो वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है कौन? तो ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऋग्वेद में जो आप लोगों से पूछेगा तो 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगर है हरिद्वार शहर डैश नदी के तट पर स्थित है। तो बताइए हरिद्वार जो शहर है ये किस नदी के तट पर है? तो आप सभी लोग गाना सुने होंगे, हरिद्वार जाकर गंगा नहाना। तो हरिद्वार में क्या है? तो गंगा नदी है। तो हरिद्वार जाकर क्या नहाना? तो गंगा नहाना। तो ये हरिद्वार में कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है पंचवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि डैश है। तो आप लोग को बतलाना है जो पंचवीं पंचवर्षीय योजना था उसका टाइम पीरियड क्या था, यानी उसका टाइम जो है कब से कब तक था। तो आप सभी लोग बताइएगा 1974 से लेकर 1900 जो है 79 ईस्वी तक इसका टाइम था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। ये बात आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना से आप लोग दो चार पॉइंट याद रखिएगा। कर है पांचवी पंचवर्षीय योजना का अवधि जो है ये 1974 से 1979 तक है, और इस योजना का जो है उद्देश्य जो है गरीबी का उन्मूलन करना है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। किस पूछ लेगा किस पंचवर्षीय योजना का जो है मेन टारगेट था गरीबी उन्मूलन करना है। तो आप लोग बताइएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना का ये मेन टारगेट था। उसके बाद जो था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और उसके बाद देखिएगा तो इस योजना का जो है जीडीपी लक्ष्य कितना रखा गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो जीडीपी लक्ष्य याद रखिएगा 4.4% रखा गया था, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना का जीडीपी परसेंट कितना लक्ष्य रखा गया था। तो आप लोग बताइएगा 4.4% रखा गया था, किंतु जो है ये 4.8% तक इसमें वृद्धि देखी गई थी। तो ये जो है यहाँ पर जो है लक्ष्य से भी ज़्यादा का प्राप्ति हुआ था। ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर गलती कर जाते हैं, पूरा क्वेश्चन को अंतिम तक नहीं पढ़ते हैं और हाँ या ना में गलती कर देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है प्रस्तावना का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो आप लोग बतलाइएगा। यहाँ पर देखिए समानता जो है प्रस्तावना का हिस्सा है, लिबर्टी भी है और न्याय भी है। तो यहाँ पर जो एक बच गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी प्रावधान। प्रावधान जो है ये प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रस्तावना आ गया है तो इसे थोड़ा बहुत हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं इसका व्याख्या के माध्यम से। पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसी दिन जो है यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना जो शब्द कहेगा, प्रस्तावना की शब्द कहेगा तो प्रस्तावना शब्द जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना का भाषा कह दे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं हो करना है। प्रस्तावना केवल कहेगा तो अमेरिका आप लोग बताइएगा, प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया आप लोग को बतलाना है। इसमें जो है संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, न्याय, समानता, बंधुत्व शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे शब्द भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि आप लोगों से एग्जामिनर को ऐसा क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन देता है, पूछ देगा इसमें से कौन सा शब्द जो है ये प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। तो आप लोग को सारे जो है शब्द को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। किस वर्ष में हाइडे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो हाइडे स्पेस की लड़ाई जो है किस वर्ष जो है आयोजित की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, यानी 326 बीसी में इसका लड़ाई किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो हाइडे स्पेस की लड़ाई जो हुआ था, ये झेलम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, यानी ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। और यह युद्ध जो है पोरस और जो है सिकंदर के बीच हुआ था। तो ये लड़ाई जो है आप लोग को याद रखना है किसके किस बीच हुआ था। तो आप लोग बताइएगा पोरस और सिकंदर के बीच ये लड़ाई लड़ा गया था, और जो है ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था ये लड़ाई। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है, जिसमें जो है यूनानियों को जीत हुई थी और जो है पोरस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये बात भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कर है बौद्ध धर्म में लोटस और जो है बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो आप लोग बताइएगा बौद्ध धर्म में जो है लोटस और बुल का प्रतीक जो है क्या दर्शाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा जन्म का प्रतीक है। तो ये जो है जो लोटस और बुल जो है ये जन्म का प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में कमल और बैल का प्रतीक जो है ये जन्म से संबंधित है, और जो है अश्व का प्रतीक जो है ये महाभिनिष्क्रमण से संबंधित है, यानी त्याग से संबंधित है। और बोधि वृक्ष का प्रतीक के ज्ञान प्राप्त, और जो है चक्र जो है पहिया का प्रतीक जो है धर्म चक्र परिवर्तन से है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक अधिकारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो ये हो जाएगा समावेशी विकास। समावेशी विकास एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एफडीआई, एफडीआई का विस्तार क्या है। तो एफडीआई का फुल फॉर्म आप लोग को बतलाना है। तो एफडीआई का फुल फॉर्म बतलाइए क्या हो जाएगा। तो एफडीआई का फुल फॉर्म बतलाइएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है। तो क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लाता हूँ। अगर अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद जो हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे तो सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में 24 पढ़िएगा। कर है सल्फर के लिए प्रतीक क्या है। तो सल्फर का प्रतीक आप सभी लोग जानते हैं। सल्फर को जो है एस ले डिनोट किया जाता है, यानी सल्फर का प्रतीक जो चिन्ह है वो एस है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर का परमाणु क्रमांक तो सभी लोग रटे होंगे, 16 होता है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का विधि आयोग एक डैश है। तो भारत का विधि आयोग एक क्या है। तो विधि आयोग एक जो है गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है चड्ढा कप खेल से संबंधित है। तो चड्ढा जो कप है ये किस खेल से संबंधित है आप लोग को बतलाना है। तो चड्ढा जो कप है ये जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो चड्ढा कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बैडमिंटन खेल से संबंधित जो है और कप का नाम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ट्रॉफी जो है और ट्रॉफी का नाम अग्रवाल कप, दीवान कप, नारंग कप और अमृत दीवान कप, थॉमस कप जो है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और जो है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। ये सारे जो ट्रॉफी या कप है ये सारे जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित कप है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक जो है आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। तो आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है तो आप लोग को बतलाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में जो है टोटल आधिकारिक भाषाओं की संख्या जो है ये 22 है। टोटल आधिकारिक भाषाओं जो है किस अनुसूची में रखा गया है। तो आप लोग बताइएगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में टोटल जो है 22 आधारिक भाषाएं हैं वर्तमान में। तो आप लोग को बतलाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन से जो है इस ऑप्शन में जो भाषा लिखा गया है वो आधिकारिक भाषा नहीं है, यानी 8वीं अनुसूची में वो भाषा नहीं है। तो आप सभी लोग बताइएगा जो है खंडेसी। खंडेसी जो है ये जो है खंडेसी जो है ये आपका आधिकारिक भाषा नहीं है, यानी 22 भाषाओं में ये भाषा शामिल नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों से पूछेगा कि जो है मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था उस समय आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी थी। तो आप सभी लोग बताइएगा 14 आधिकारिक भाषा थी जब संविधान लागू हुआ था। बाद में जो है अलग अलग संविधान संशोधन करके जो है और जो है 8 भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इयान जेम्स थोरेप किस खेल से जुड़े हैं। तो आप लोग बताइएगा इयान जेम्स थोरेप जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा तैराकी खेल से यह संबंधित है। तो तैराकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन जो है आप लोग का ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग देख सकते हैं आप लोग का एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप लोग सभी लोग कर सकते हैं ये ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग को एग्जाम में पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन है बिपिन चंद्र पॉल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। तो बिपिन चंद्र पॉल द्वारा कौन सा समाचार पत्र का शुरुआत किया गया था। तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो न्यू इंडिया जो है समाचार पत्र जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आप लोग बताइएगा बिपिन चंद्र पॉल द्वारा। तो बिपिन चंद्र पॉल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिपिन चंद्र पॉल आप लोग याद रखिएगा न्यू इंडिया।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा अलग अलग जो है यहाँ पर चलाया गया था जो है समाचार पत्र। न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट, सॉरी, न्यू इंडिया दैनिक जो था ये एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। और सुधारक जो था ये गोपाल गणेश अगल अगरकर द्वारा। और वंदे मातरम जो है ये लाला लाजपत राय द्वारा। और जो तलवार जो है ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये भीकाजी कामा द्वारा चलाया गया था। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सभी लोग पढ़िए क्या कह रहा है। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच डैश से कम हो। आप लोग को बतलाना है अम्लीय वर्षा कब होती है। आप लोग को बतलाना है अम्लीय वर्षा कब। तो बतलाइए कितने पीएच मान से कम रहेगा तो अम्लीय वर्षा होगा। तो आप सभी लोग बतलाइएगा 5.6 जो है पीएच से कम रहेगा तो अम्लीय वर्षा होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब 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 जो है जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा तो अम्लीय वर्षा होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है। तो किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है, तो आप लोग बताइएगा फौना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असम का राज्य पक्षी क्या है। तो असम का राज्य पक्षी आप लोगों से पूछे तो आप सभी लोग बताइएगा सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। तो सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख जो है असम का राज्य राज्य पक्षी है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा असम का जो है राज्य भाषा आप लोग याद रखिएगा असमिया है। और राज्य महोत्सव जो है ये बिहू है। और राज्य पुष्प जो है ये फॉक्स टेल जो है आर्किड है। उसके बाद जो है राज्य पक्षी जो है राज्य वृक्ष जो है राजकीय वृक्ष आप लोग याद रख सकते हैं मैक्रोकार्पस वृक्ष है। और उसके बाद राज्य पशु जो है ये एक सिंग वाला गेंडा है। तो ये सारे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िएगा। कह रहा है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो आप लोग को बतलाना है जो अफगानिस्तान कंट्री है इसका कैपिटल क्या हो जाएगा। तो अफगानिस्तान का राजधानी आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा काबुल। अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है, तो काबुल आप लोग को बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग देश दिया गया है। अलग अलग देश का अलग अलग जो है यहाँ पर जो है कैपिटल दिया गया है। तो जो है अकरा जो है राजधानी है। अकरा किस देश का राजधानी है, तो घाना देश का राजधानी है। सियोल जो है किस देश का राजधानी है, तो दक्षिण कोरिया का राजधानी है। और प्राग जो है ये तो आप सभी लोग को पता होगा चेक गणराज्य का राजधानी है। तो ये सारे आप लोग को राज्य सॉरी देश और वो जो है उसका राजधानी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर रहा है डैश वाला व्यक्ति डैश वाला व्यक्ति डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मायोपिया। मायोपिया वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है। तो संसद जो सदस्य है कामाख्या प्रसाद तासा जो है किस राज्य से संबंधित था। तो आप लोग बताइएगा ये जो है असम राज्य से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है। तो ब्रह्मा साम्राज्य के संस्थापक आप सभी लोग बताइएगा। ब्रह्मा समाज के संस्थापक के नाम पूछेगा तो राजा राम मोहन राय आप लोग को बतलाना है। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्मा साम्राज्य के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की जिसके बाद 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज नाम दिया गया। यह जो है पुरोहितों जो है अनुष्ठानों और जो है बलि आदि के खिलाफ थे। तो ये बात भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विधानसभा के वित्त और जो है कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन थे, तो वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर और देखिएगा, अल्पसंख्यक समिति के आप लोगों से अध्यक्ष पूछ लेगा, तो अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो AC मुखर्जी थे, और मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो JV कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, कार्य का SI इकाई क्या है, तो कार्य का SI इकाई आप लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, कार्य का क्या होता है, तो जूल होता है। आप लोग इसको ट्रिक से याद रखिएगा, जूल जूल को जूली से रिलेट कर लीजिए। जूली जो है, जूली कोई भी कार्य को जो है चंद सेकंड में कर देती है, यानी जूली के पास इतना एनर्जी है कि कोई भी कार्य को जो है लगले में जो है निपटा देती है, यानी जूली जो है कार्य से संबंधित है, यानी जूल जो है जूल कार्य से संबंधित है, यानी कार्य का SI मात्रक जूल आप लोग को बतलाना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जो है 39 हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए, कर है कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो आप लोग को बतलाना है कैट में यानी बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा, तो 19 जोड़े। तो 19 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों की संख्या, किसमें, तो बिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 19 जोड़े यानी 38 जो होता है टोटल गुणसूत्र होता है बिल्ली में, तो ये आप लोग को याद रखना है। और मनुष्य में पूछ लेगा गुणसूत्रों की संख्या, तो 26 जो है 23 जोड़ी होती है, 46 जो है टोटल गुणसूत्र होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो इनका आप लोग को बतलाना है। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं राज्यसभा का, ये जो है किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, तो आप सभी लोग बतलाइएगा। ये जो हो जाएगा दूसरा अनुसूची, तो दूसरा अनुसूची इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग बतलाइएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 10वीं अनुसूची जो है आप सभी लोग जानते हैं दल बदल कानून से रिलेटेड है, और तीसरी अनुसूची जो है ये शपथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। सुंदरबन आप सभी लोग जानते हैं कहाँ है, तो सुंदरबन जो है ये कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरबन ये कहाँ है, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है। तो ऊतकों के जो है अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति आप लोगों से पूछे तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा, तो ज्ञानी जैल सिंह थे। तो ज्ञानी जैल सिंह जो है ये भारत के प्रथम जो है कौन, तो प्रथम जो है ये सिख राष्ट्रपति बने थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, प्रथम सिख आप लोगों से पूछेगा तो इन्हीं का नाम आप लोग को बतलाना है। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग को बतलाना है ये जो एलोरा का गुफा है ये किस राज्य में स्थित है। तो एलोरा का गुफा तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा है तो थोड़ा बहुत आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफा है महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है, और इसमें गुफाओं की संख्या जो है 34, यानी 34 गुफा हैं उस पर्वतमाला में, जिनमें से 17 जो है ब्राह्मण, 12 बौद्ध और जो है 5 जैन धर्म से संबंधित है, और इनका जो है निर्माण राष्ट्रकूट वंशों के शासकों द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है, तो आप लोग को बतलाना है। अगर आप लोग को भारत का उपराष्ट्रपति बनना होगा, यानी किसी भी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना होगा, तो कम से कम कितना वर्ष के आयु को जो है पूरा करना पड़ेगा, तो आप लोग बतलाइएगा। कम से कम 35 वर्ष आयु जो है पूरा होना चाहिए, तभी जो है उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आप लोगों से पूछ लेगा मैक्सिमम उम्र, यानी जो है उपराष्ट्रपति का जो है मैक्सिमम उम्र, यानी कितने उम्र तक जो है उपराष्ट्रपति रह सकते हैं अपने पद पर, तो आप लोग बतलाइएगा। इसका जो है मैक्सिमम उम्र जो है निर्धारित नहीं किया गया है हमारे संविधान में, यानी वो जब तक चाहे तब तक रह सकता है उपराष्ट्रपति के पद पर, वहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है एज डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन मिनिमम एज यहाँ पर जो है यहाँ पर डिसाइड है 35 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए। यहाँ पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के लिए मैं बतलाया हूँ, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो आप लोग को बतलाना है नागालैंड का कैपिटल क्या हो जाएगा। तो नागालैंड राज्य की राजधानी आप लोग बतलाइएगा, तो ये हो जाएगा नागालैंड कोहिमा। तो नागालैंड कोहिमा, तो
नागालैंड का क्या हो जाएगा, तो कोहिमा आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो है नागालैंड का जो है, नागालैंड राज्य का जो है सबसे बड़ा शहर आप लोग से पूछ लेगा, तो सबसे बड़ा शहर आप लोग बताइएगा, दीमापुर हो जाएगा। तो दीमापुर जो है सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। जिसे बिहार में सबसे बड़ा शहर पूछेगा तो पटना हो जाता है, उसी प्रकार जो है नागालैंड का सबसे जो है बड़ा शहर कोई है तो वो है दीमापुर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो है आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो आप सभी लोग बताइएगा, नागार्जुन को जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय आइंस्टीन की जब भी बात है तो आप लोग बताइएगा, नागार्जुन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डल झील किस शहर में स्थित है। तो डल झील है, आप सभी लोग जानते हैं, ये श्रीनगर में है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है ये डल डल झील है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पर्वतमाला में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। सॉरी, पर्वतमाला पढ़ दिया हूँ उसके लिए सॉरी। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग क्या करिएगा, ये जो क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं, ये 2019 का जो है हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अपडेट कर लीजिएगा, यानी आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, ये तो यादें हैं, ये कौन है, तो वर्तमान में जो है नितिन गडकरी है। तो नितिन गडकरी है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वर्तमान में कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, श्री नितिन गडकरी हो जाएगा। तो वर्तमान में यानी 2019 में भी थे और 2024 में भी यही बने हैं। तो ये बात आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, नितिन गडकरी जो है 2014 से अब तक जो है लगातार बने हुए हैं सड़क और जो है राजमार्ग मंत्री के बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र डैश है। तो एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कहाँ बतलाइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग को बतलाना है। इस वीडियो इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। आज के सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग के एग्जाम में यानी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम में 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से पूछा जाता है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बट कोई भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोगों के मन में रहता है तो आप लोग जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप लोग चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट जो है इसका प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना है, देखिए हमने तो आप लोग को जीके जीएस का जो है क्वेश्चन करा दिया, उसके बाद जो है आप लोग का मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका कंप्लीट आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहीं पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो सभी लोग शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।